हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग एक रिवाइज करने जा रहे हैं और वो हमारे रिवाइज होगा जो प्रतियोगिता दर्पण आया है अक्टूबर का, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। अक्टूबर 2023 का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और इसी के जो मतलब महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो महत्वपूर्ण यानी कि समझिए कि जो संकलन किया गया है, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अक्टूबर का है जिसमें बहुत सारे पक्षों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो मुख्य बिंदु है उसी पे हम लोग बात करेंगे, जो इस याद रखना चाहिए। स्मरणीय जो तथ्य है वहाँ से प्रश्न समझिए कि पूरा निचोड़ का होता है, उसी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, टाइम कम है तो आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट इसको एक रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे स्मरणीय तथ्य में हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत ही सारा फैक्ट आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। ठीक है, तो शुरुआत में हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन? तो नितिन गडकरी ने कब? तो 22 अगस्त 2023 को मोटर वाहन सुरक्षा से संबंधित, कहता है कि मोटर वाहन सुरक्षा से संबंधित कौन सा प्रोग्राम जारी किया है? जो प्रोग्राम जारी किया है नितिन गडकरी के द्वारा, उसे याद रखना है। तो प्रोग्राम कौन सा हो जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाता है भारत NCAP हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम हो जाता है। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। इसको अगर सीधा बोलेंगे तो भारत NCAP हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी में कुछ डिस्कशन है। कहता है कि इस प्रोग्राम में 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सुरक्षा में क्या करना है? सुधार करना है। और कहता है कि इससे भारत में सुरक्षा के प्रति संवेदनशील कार बाजार के विकसित होने की आशा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट जिससे डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट टाटा प्ले, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहता है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला ऐसा सैटेलाइट जिससे डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्ट टाटा प्ले ने अगस्त 2023 में स्ट्रीमिंग प्रारंभ की है। ठीक है, स्ट्रीमिंग प्रारंभ की है। तो ये कौन हो जाता है? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका हो जाता है GSAT-24 हो जाएगा। याद रखिए कौन सा? तो GSAT-24 हो जाएगा। ये सैटेलाइट है GSAT-24, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, इसी में थोड़ा सा इसका देख लेंगे डिस्कशन। कहता है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाटा प्ले के साथ मिलकर, किसके साथ? ये देखिए, कहता है कि NSIL जो है टाटा प्ले के साथ मिलकर जी जो सैट है 24 को जून 2022 में क्या किया? लॉन्च किया था, जिसका उपयोग टाटा प्ले ने 7 अगस्त 2023 से क्या किया? प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए, अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत की कौन सी महिला तीरंदाज, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कहता है कि भारत की कौन सी महिला तीरंदाज जो है 17 वर्ष की आयु में 6 अगस्त 2023 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में, याद रखिएगा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड महिला फाइनल में सबसे कम आयु में सीनियर चैंपियन बनी है। तो सीनियर चैंपियन सबसे कम उम्र में बनने वाली महिला का नाम अदिति स्वामी हो जाता है। याद रखिएगा, अदिति स्वामी हो जाता है। ठीक है, अदिति स्वामी हो जाता है। और देखिए, अदिति गोपीचंद स्वामी ने बर्लिन जर्मनी में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? तो गोल्ड जीता। और कहता है कि यह इस स्पर्धा में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। पूछा जा सकता है, यह सवाल पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी महिला है? तो ये अदिति स्वामी हो जाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और भी है। कहता है कि केरल विधानसभा में
कहता है केरल विधानसभा में कौन सा, तो केरल का नाम बदलने का, तो केरल राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव अगस्त 2023 में पारित किया गया। तो आप देखिएगा ये केरलम रखने का प्रस्ताव किया गया। कौन सा, तो केरलम। और केरलम की बात करें तो यह मलयालम भाषा हो जाता है और केरल के विधानसभा ने पारित किया कि अब केरल का नाम क्या रहेगा, केरलम रहेगा। ठीक है, देखिए केरल विधानसभा में 9 अगस्त 2023 को केरल का नाम केरलम करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया तथा केंद्रीय सरकार को आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रेषित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कहता है कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कौन नई प्रजाति का अनावरण 19 अगस्त 2023 को कहाँ, तो लखनऊ में किया गया। ठीक है, इसे याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कौन सा, तो NBRI, तो याद रखिए क्या है, तो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कौन सी नई प्रजाति, देखिए कहता है कौन सी नई प्रजाति का अनावरण कब, तो 19 अगस्त 2023 को कहाँ किया गया, तो लखनऊ में किया गया। वो कौन सी नई प्रजाति है, तो नमो 108 हो जाता है, नमो 108 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, यही एक नई प्रजाति है, नमो 108 हो जाता है। और ये जो प्रजाति होता है एलोरा का एक नया प्रजाति है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है कि कमल के फूल की 108 पंखुड़ियों वाली नई किस्म कौन सा, तो नमो 108 के फूल मार्च से, जो फूल है मार्च से दिसंबर तक क्या करते हैं, खिलते हैं। इसके साथ ही एलोवेरा की नई किस्में निहार का भी अनावरण किया गया जिसमें सामान्य एलोवेरा से 2.5 गुना अधिक जेल होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाता है, ये फूल हो जाएगा जो आपको मार्च से दिसंबर तक क्या होते हैं, खिलते हैं। 108 हो जाएगा, नमो 108 बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। और भी 108 हो जाता है, और भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो सवाल है याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि भारत की बहुचर्चित विमानन कंपनी कौन सा, तो एयर इंडिया ने अपने किस नए लोगो को 10 अगस्त 2023 को जारी किया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। कह रहा है कि भारत की बहुचर्चित विमानन कंपनी कौन सा, तो एयर इंडिया ने कहता है कि नए लोगो को 10 अगस्त 2023 को जारी किया। तो नया जो लोगो है इसका नाम द बिस्टा हो जाएगा। कौन सा, द बिस्टा हो जाएगा, याद रखिए द बिस्टा। देखिए कहता है कि एयर इंडिया का नया लोगो द बिस्टा इसकी नई पहली एयरबस A350 पर दिसंबर 2023 के अंत तक दिखाई देगा। एयर इंडिया का पुराना लोगो महाराजा भी नई रंग में बना रहेगा। अगर पुराना इसका लोगो की अगर बात करें तो पुराना लोगो महाराजा हो जाता है, जो ये भी नई रंग में बना रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन नया जो आपको ये लोगो है जिसका नाम है द बिस्टा, इसे याद रखिएगा। देखिए एक महोत्सव है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भी याद रखेंगे। कहता है कि किस थिएटर महोत्सव का आयोजन, देखिए कहता है किस थिएटर महोत्सव का आयोजन कब, तो 18 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक। कब से, तो 18 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी में संपन्न हुआ। कौन सा थिएटर महोत्सव का आयोजन कहता है कि 18 जुलाई से 11 अगस्त 2023 को कहाँ, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी में संपन्न हुआ। ठीक है, ये कौन सा महोत्सव है, तो अरुणाचल रंग महोत्सव होता है, याद रखिए कौन सा, अरुणाचल रंग महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, बहुत VBI है, अरुणाचल रंग महोत्सव हो जाता है। देखिए कहता है कि अरुणाचल रंग महोत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाला कार्यक्रम है। असम के गुवाहाटी शहर में 4 दिवसीय थिएटर अरुणाचल रंग महोत्सव विश्व प्रसिद्ध सभागार श्रीमंत क्या है शंकर देव ने 11 अगस्त तक चलाया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अगर आप लोग इस तरह से सार संग्रह को कंप्लीट करेंगे तो फटाफट हम आपको एक बेहतर रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, और यहाँ से समझिए कि टोटल का टोटल प्रतियोगिता दर्पण आपका यहीं से हो जाएगा। एक बार सबको करा देते हैं, फटाफट आप देख लीजिए। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर एक बढ़िया समझिए कि रिवीजन हो जाएगा आपके लिए।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हम कहेंगे कि इसको ज़रूर रट लीजिएगा। साइंस जो टेक है, साइंस टेक से प्रश्न निश्चित तौर पे 5-6 पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो सवाल है, जो 8वां आप देख रहे हैं, आप तो इसे बिल्कुल याद ही कर लीजिए, एकदम दिमाग में छाप लीजिए, रट लीजिए, जैसे भी करना है करिए, ठीक है। कहता है कि इसरो ने 30 जुलाई 2030 को, किसने, तो इसरो ने कहता है कि 30 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, कहाँ, तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कहता है कि सिंगापुर के 7 सैटेलाइटों का किस यान से सफल प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है कि बताइए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर का, कहता है सिंगापुर का कितना सैटेलाइट, तो 7 सैटेलाइट, याद रखिएगा कितना, तो 7 सैटेलाइटों को किस यान से, कहता है किस यान से इसको सफल प्रक्षेपण किया गया। तो यान याद रखिएगा, ये देखिए PSLV C56 हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। PSLV C56 हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा, ये एकदम पूछा ही जाएगा। अगर आप देखिएगा तो बहुत ऐसे, मतलब समझिए कि साइंस टेक में प्रश्न आप अगर 5-6 साल का देख रहे होंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे चंद्रयान देख रहे हैं, तो चंद्रयान भी समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से तो एक प्रश्न जरूर बनता है। तो क्या हो जाता है, तो देखिए कहता है कि इसरो ने, किसने किया था, तो सिंगापुर के 7 सैटेलाइटों का पूछा जा सकता है। PSLV C जो यान से 7 सैटेलाइटों को जो भेजा गया, वो किस देश का है, तो देश भी याद रखिए, कौन सा देश हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कहता है कि सिंगापुर के सभी उपग्रहों को, कहता है कि सिंगापुर के सभी उपग्रहों को, और ये देखिए कहता है कि 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, और PSLV को वापस 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में लाया गया, जिससे अंतरिक्ष में कचरा कम हो सके, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 64 या 65 का कभी BPSC का एग्ज़ाम दिए होंगे तो बिंदवसरी पाठक से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और इन्हीं के बारे में है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये देखेंगे हम लोग, बहुत ही VVI हो जाता है आपका। 9 नंबर सवाल है। देखिए कहता है कि बिंदेश्वर पाठक जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को, बिंदेश्वर पाठक जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया था, किस संगठन के संस्थापक एवं संचालक थे, ठीक है, बहुत ही VVI है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगाई है, ठीक है। और इससे आपको प्रश्न पूछा गया था BPSC के द्वारा, हो सकता है कि यहाँ से फिर से प्रश्न आपसे पूछा जा सके, ठीक है। तो देखिए कहता है कि बिंदेश्वर पाठक जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया, पूछा जा रहा है कि इनका संगठन जो थे, उस संस्थापक और संचालक थे, कौन सा संगठन या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्थापित किया था। तो देखिए ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। कौन सा, तो सुलभ इंटरनेशनल के क्या थे, संस्थापक थे। अब यहाँ पे देखिएगा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में की गई थी। कब किया गया था, तो आप देखिएगा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 में किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा सुलभ शौचालय निर्माण आंदोलन चलाया गया। श्री पाठक को इंदिरा गांधी स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो बिंदेश्वर पाठक है, इस यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, और ये जितने भी आपको अगर शास्त्र संग्रह आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखेंगे बहुत ही VVI देता है। अगर आपके पास शास्त्र संग्रह अगर इकट्ठा आपने किया होगा प्रतियोगिता दर्पण का 1 साल का, तो एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, समझिए कि अधिकतर प्रश्न वहाँ से पकड़ा जाएगा, ठीक है, और दिमाग में भी रहेगा। पूरा निचोड़ भी आपको प्रत्येक माह का प्रतियोगिता दर्पण का आपको यहीं से मिल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, कहते हैं यहाँ पे कि
भारत का पहला कहता है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस 18 अगस्त 2023 को किस नगर में खुला? किस नगर में खुला? तो ये हो जाता है आपको बेंगलुरु में खोला गया था। कहाँ पे? तो इसका आंसर देखिए, ये बेंगलुरु में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। कहता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो 18 अगस्त 2023 को किस नगर में खुला? ये आपका बेंगलुरु हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहता है डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से 45 दिन में पूरा किया गया है। कहता है कि IIT मद्रास ने इसके लिए तकनीकी मार्गदर्शन किया था। पूछा जा सकता है, ये भारत का जो पहला 3D कंक्रीट जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो खुला, इसमें सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन, सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? तो याद रखिएगा IIT मद्रास ने सबसे ज़्यादा अपनी भूमिका दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे कि राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ने किस समिति का सदस्य नामांकित किया है? 11 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। पूछा जा सकता है कि राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ने किस समिति का सदस्य नामांकित किया है? तो याद रखिए रक्षा पर संसदीय समिति। कौन सा? रक्षा पर संसदीय समिति इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रक्षा पर संसदीय समिति का क्या बना दिया राहुल गांधी को? राहुल गांधी को क्या बना दिया गया? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ये देखिए कहता है यहाँ पे नामित किया गया रक्षा पर संसदीय समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने समिति का सदस्य बना दिया गया। ठीक है, और इसको याद रखिएगा ऐसे, जैसे राहुल गांधी को स्पीकर, ओम बिरला ने रक्षा पर अस्थायी समिति का सदस्य आपको कब बनाया? अगस्त 2023 में बनाया। डॉक्टर अमर सिंह को भी इसका सदस्य बनाया गया है। ठीक है, एक और प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिए। कहता है कि भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे जाने वाला पहला मिशन कौन सा है? ठीक है, तो देखिए कहता है कि भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए, ठीक है, कहता है कि भारत का सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा गया है? तो मिशन देखिए क्या हो जाता है? आदित्य L1 हो जाएगा। कौन हो जाता है? तो आदित्य L1 हो जाएगा। इसको याद रखिए, कौन सा? आदित्य L1। कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का सूर्य के अध्ययन के लिए शीघ्र ही भेजे जाने वाला आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंज पॉइंट पर भेजा जाएगा, जहां सूरज पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मिलता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता में किस एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट को 17 अगस्त कब? तो 17 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो भारतीय नौसेना में किसको शामिल किया गया? तो INS विंध्यगिरी हो जाता है। याद रखिए कौन सा? तो INS विंध्यगिरी हो जाएगा, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? INS विंध्यगिरी। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो INS विंध्यगिरी प्रोजेक्ट जो है 17A, ठीक है, 17A मतलब अल्फा के तहत निर्मित 6वां जहाज है। इसका नाम कर्नाटक के विंध्यगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया। ठीक है, किसके नाम पे रखा गया? तो देखिए कर्नाटक के विंध्यगिरी जो पर्वत है उसी के नाम पर इसका नाम INS विंध्यगिरी रखा गया। अगला सवाल देखिएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि यहाँ पे केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष भी देख लीजिए, श्री के बोहरा ने। पूछा जा सकता है केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो श्री के बोहरा हो जाता है। कहता है ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए 17 अगस्त 2023 को कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बाढ़ के पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन सा मोबाइल जो ऐप था जारी किया गया? तो ये देखिए फ्लड वॉच हो जाता है। फ्लड वॉच जो है यही आपका मोबाइल ऐप इन्होंने जारी किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, देखिए कहता है कि इस ऐप से उपयोगकर्ता पूरे देश में बाढ़ की स्थिति तथा निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान पता कर सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी में 7 दिन तक बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
ठीक है। देखिए ये सेशन को आप मिस मत करिए, इसे आप ज़रूर अच्छे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। एक रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही फटाफट हम करा देते हैं ताकि आपको टाइम न लगे। कहता है अगला सवाल देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है एकदम, ठीक है। और हम लोग जो प्रतियोगिता दर्पण का जो आप करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो आप MCQ के तौर पे जो देखते हैं, हम लोग यहीं से प्रश्न बना करके उसको ये कर लेते हैं। तो आप डायरेक्ट आप देख रहे हैं तो फटाफट आपका हो जाएगा, एक अच्छा रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, कहता है कि भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कौन सा, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने एशिया के सबसे बड़े, कौन सा, तो देखिए एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता कब दिया गया, 19 अगस्त 2023 को प्रदान किया गया, ठीक है। पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो ये देखिएगा ये आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाता है आपका श्रीनगर में, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हो जाता है, कौन सा, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हो जाता है, जो कहाँ पे है, तो श्रीनगर में हो जाता है। देखिए इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लिया, कहता है श्रीनगर में डल झील के किनारे, पूछा जा सकता है कि ये जो ट्यूलिप की स्थापना किया गया है, जो बना किस नदी के, मतलब जो किस झील है, किस झील के किनारे है, तो आपका ये डल झील हो जाएगा। कहता है कि जबरवन जो पहाड़ी की तलहटी में लगभग कितना, तो 74 एकड़ में स्थित इस गार्डन में 68 प्रकार के लगभग 15 लाख ट्यूलिप के पौधे हैं, ठीक है। कितने, तो याद रखिएगा लगभग 15 लाख ट्यूलिप के पौधे हो जाते हैं, ठीक है। और कहता है कि इस गार्डन में कितने, तो 68 प्रकार के लगभग 15 लाख ट्यूलिप के पौधे हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, कहता है कि यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन के रूप में मान्यता इसको दिया गया, जो श्रीनगर में है, किस नाम से, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के रूप में, ठीक है। अगला देखिएगा जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे सोर्स को रखा गया है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये जो सोर्स है आपका, ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत VVI है। जिस दिन हमारा जो चंद्रयान सफल हुआ था और ये लूना 25 जो है उसी दिन असफल भी हो गया, तो इसीलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम याद रख लीजिए, ठीक है, क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा रोस्कोसमोस हो जाता है, रोस्कोसमोस नाम इसका रहता है, किसका, तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का। कहता है कि 11 अगस्त 2023 को कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए भेजा गया, ठीक है। रूस ने भी भेजा था, जिसका नाम था लूना 25, क्या नाम था यहाँ पे, तो लूना 25 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये रूस के द्वारा भेजा गया था, और रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है रोस्कोसमोस नाम हो जाता है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। कब भेजा गया था अंतरिक्ष में, तो 11 अगस्त 2023 को भेजा गया था, जिसका नाम क्या था, तो लूना 21 हो जाता है। लूना 21 किस कंट्री का ये हो जाता है, मतलब समझिए कि अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पे भेजा गया किस देश का होगा, तो याद रखिएगा देश पूछा जा सकता है, ये आपका रशिया हो जाएगा, रूस हो जाएगा। देखिए कहता है कि रोस्कोसमोस की 20 अगस्त 2023 की सूचना के अनुसार लूना 25 चंद्रमा पर उतरने में असफल रहा। प्री लैंडिंग ऑर्बिट में लूना से एजेंसी का नियंत्रण क्या हुआ, समाप्त हो गया था, ठीक है, समाप्त हो गया था, इसीलिए क्या हुआ, असफल हो गया। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी, तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम तो सबको पता होगा, इसका नाम है नासा, ठीक है, नासा नाम है इसका। कहता है कि नासा के 1977 में भेजे गए, कब, तो 1977 में भेजे गए 19.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित किस सैटेलाइट से, ठीक है, अगस्त 2023 में संपर्क टूटने और पुनः स्थापित होने के कारण समाचारों में क्या रहा, बहुत ही ज़्यादा चर्चित रहा। उसका नाम क्या है, तो देखिए वायेजर 2 हो जाता है, याद रखिएगा, कौन सा, वायेजर 2 हो जाता है।
अब वाइजर 2 के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए कहता है कि वाइजर 2 जुपिटर, यूरेनस, शनि, नेपच्यून को फ्लाई वाई करते, कौन सा फ्लाई वाई करते हुए अपने सौर मंडल से बाहर निकल गया था और अंतरिक्ष में क्या हुआ, बढ़ रहा है। ठीक है, जो अभी बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को, ठीक है, पूछा जा सकता है, जो बहुत मतलब समझिए कि इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसका आया था, आप अगस्त में चर्चा देखे होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट 9 अगस्त 2023 को घोषित किया। ठीक है, WHO ने क्या किया, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट 9 अगस्त 2023 को क्या किया, घोषित किया। और ये देखिए इसका नाम है इरिस हो जाएगा, इरिस या EG.5 हो जाएगा, इरिस या EG.5 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहता है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का अर्थ है कि सभी को इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह अमेरिका, कौन सा, तो यह अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चीन आदि 51 देशों में पाया गया है। याद रखिएगा कितने देशों में, तो ये जो वेरिएंट है ये कहता है कि अमेरिका, यूके, चीन सहित लगभग 51 देशों में ये वेरिएंट पाया गया है, जिसका नाम है इरिस या EG.5 बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे कि अगस्त 2023 में, देखिए कहता है अगस्त 2023 में किस चक्रवाती तूफान ने जापान व दक्षिण कोरिया में तबाह मचाया था, पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कब, तो देखिए अगस्त 2023 में कहता है कि कौन सा चक्रवात है जिसने जापान व दक्षिण कोरिया में क्या किया, भारी तबाही मचाई। तो याद रखिएगा इसका नाम है चक्रवात खानून नाम है। कौन सा, चक्रवात खानून नाम हो जाता है। कौन सा, खानून नाम होता है, चक्रवात खानून नाम होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाई कहाँ, जापान और दक्षिण कोरिया में। ठीक है, इसका कुछ डिस्कशन देखिए। कहता है कि फिलीपींस, ताइवान, जापान, चीन, रूस, कोरिया प्रायद्वीप इस चक्रवात से प्रभावित हुए। फिलीपींस में यह चक्रवात फॉल्कन के नाम से जाना जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा चक्रवात खानून को फिलीपींस में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए ये फॉल्कन के नाम से जाना जाता है। कौन सा, चक्रवात फॉल्कन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, तो ये फिलीपींस में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो चक्रवात खानून का नाम फिलीपींस में क्या हो जाता है, तो चक्रवात फाल्कन हो जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि चक्रवात खानून ने सबसे ज़्यादा तबाही कहाँ पे मचाई, जो सारे देश का भी नाम अगर दे दे यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबका सब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जान माल का जो हानि हुआ वो आपको जापान और साउथ कोरिया हो जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, कहता है अगला सवाल देखिए, कहता है कि यूरोपीय यूनियन से पोषित द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने किस माह को, कौन सा, तो देखिए पोषित कहता है किससे, तो यूरोपीय यूनियन से। आप देख रहे हैं G20 में 2 यूनियन शामिल हुआ है। ऐसे एक यूनियन पहले से था जो यूरोपियन यूनियन है, और नया जो आपको भारत में शामिल किया गया अस्थायी सदस्यों के रूप में, उसको अफ्रीकन यूनियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूनियन याद आया इसलिए मैंने बता दिया। तो देखिए यूरोपियन यूनियन से पोषित द कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने किस माह को अब तक का सर्वाधिक गर्म माह बताया है, पूछा जा सकता है। और रिकॉर्डिंग देख लीजिए किसके द्वारा, तो कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने किस माह को अब तक का 2023 में कहता है कि किस माह को सबसे ज़्यादा गर्म माह के रूप में बताया है, तो जुलाई 2023 को बताया है। किसको बताया, तो याद रखिएगा जुलाई 2023 को बताया कि 2023 का सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म माह रहा है। देखिए कहता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी 2023 के जुलाई माह को अब तक रिकॉर्ड में सर्वाधिक गर्म माह बताया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग।
देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया। तो देखिए कंबोडिया के राजा जो हैं, जिनका नाम क्या है, नोरोडोम सिंहामोनी ने 7 अगस्त 2023 को कहता है किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कहाँ का, तो कंबोडिया का। कहाँ का, तो कंबोडिया का कहता है कि नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। याद रखिए इनका नाम हो जाता है हुन मानेट नाम हो जाता है। कौन सा, हुन मानेट नाम होता है। क्या नाम रहेगा, तो हुन मानेट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, हुन मानेट। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे कहता है यहाँ पे कि हुन मानेट पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के क्या है, पुत्र हो जाते हैं, जिन्होंने 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री पद संभाल लिया है। इससे पूर्व यह रॉयल कंबोडियन आर्मी के क्या थे, कमांडर थे। ठीक है, याद रहेगा, इससे पहले वो क्या थे, कमांडर थे। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है कि ऑस्ट्रेलियन के सिडनी में 11 से 21 अगस्त 2023 तक, कहाँ, तो सिडनी कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। तो कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 11 से 21 अगस्त 2023 तक संपन्न हुए किस युद्धाभ्यास में, याद रखिएगा बहुत VVI हो जाएगा, ये बहुत ही VVI हो जाएगा आपके लिए, याद रख लीजिए। कहता है कि किस युद्धाभ्यास में भारत के INS कोलकाता का सह्याद्री ने भाग लिया। ठीक है, तो कहाँ पे, तो ये देखिए मालाबार हो जाता है। कहाँ पे भाग लिया, तो ये मालाबार हो जाता है, और इसे याद रखेंगे। देखिए कहता है यहाँ पे मालाबार के इस कौन सा संस्करण है, तो 27वें संस्करण में इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी नेवी ने भाग लिया। देखिए मालाबार जो युद्धाभ्यास है, इसमें पूछा जा सकता है कौन कौन देश ने भाग लिया, तो याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और अमेरिका हो गया, 4 देशों ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अगस्त 2023 में जीता है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा साफ दिखना चाहिए। देखिए कहता है कि किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अगस्त 2023 में जीता है, तो कौन जीता है, ये पूछा जा सकता है आपसे, VVI है। और ये जो जीता है ये भारत हो जाता है। किसने जीता, तो ये देखिए ये आपका भारत हो जाएगा। किस देश की हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2000 अगस्त 2023 में जीता, किसने जीता, भारत में जीता। और हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी को आप जानती हैं, ये हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। और बिहार में देखेंगे तो बिहार का अगर राजकीय खेल के बारे में बात करें तो बिहार का राजकीय खेल कौन हो जाता है, कबड्डी हो जाता है। ठीक है, तो जब हॉकी की बात आए और कबड्डी की बात आए तो उसमें चैंपियनशिप जो भी होता है उसको रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे भारत ने मलेशिया को चेन्नई में खेले गए फाइनल मैच में हराकर चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। याद रखिएगा कौन सा, तो चौथी बार एशियन ट्रॉफी क्या किया है, भारत ने जीत ली है। इससे पहले भारत ने 2011 में, 2016 में और 2018 में यह क्या किया, यह ट्रॉफी क्या किया, अपने नाम किया था। ठीक है, याद रहेगा। देखिए भारत ने मलेशिया को चेन्नई में खेले गए फाइनल मैच में हराकर, पूछा जा सकता है किसके दो बीच में हुआ था, तो मलेशिया को फाइनल में हराया। तब भारत ने क्या किया, चौथी बार कहता है एशियन चैंपियन ट्रॉफी क्या किया, अपने नाम किया। ठीक है, इससे पहले आपको 3 बार जीता, 2011, 2016 और 2018 में जीता। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला इसी में देखिएगा, नौ नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे, याद रखिए, कहता है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। खेल से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके BPSC के एग्ज़ाम में, इसलिए खेल को भी रिवाइज अच्छे तरीके से कर लीजिए। कहता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 19 से 27 अगस्त तक कहता है कहाँ आयोजित किया गया। याद रखिए क्या कहता है, कहता है कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, कहता है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2023 की बात है, कहता है कि 19 से 27 अगस्त तक ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये देखिए बुडापेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बुडापेस्ट हंगरी में होता है। ठीक है,
तो हंगरी हंगरी की राजधानी हो जाता है आपका बुडापेस्ट। ओके, तो ये बुडापेस्ट में हो जाता है। और ये देखिए कहता है हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह पहला आयोजन है। पूछा जा सकता है, कहता है हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का यह पहला आयोजन है। और कहता है कि भारत के 28 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में क्या लिया, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, भाग लिया। पूछा जा सकता है कि भारत के कितने खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, तो 28 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, पहली बार आपको बुडापेस्ट में हो रहा है। कहाँ, हंगरी में। ओके, देखिए जो एक और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि फीफा वर्ल्ड वुमेन 2023 के फाइनल मैच में, क्योंकि ये बनता है वुमेन वाला है इसीलिए आजकल प्रश्न पूछने लगे हैं, फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 फाइनल मैच में 20 अगस्त को इंग्लैंड को हराकर किसने विजय प्राप्त की। याद रखिएगा 10 नंबर सवाल आपके लिए बहुत VVI है। मुझे लगता है कि अगर आप खेल में इंटरेस्ट रखते होंगे तो ये सवाल आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 के फाइनल मैच में 20 अगस्त को किसको हरा कर के किसने ये चैंपियन जीता, तो देखिएगा इंग्लैंड को हरा कर किसने, तो स्पेन ने यह खिताब जीता है। कौन सा, तो फीफा वर्ल्ड वुमेन कप 2023 को अपने नाम किया किसने, स्पेन ने अपने नाम किया। किसको हराया, तो इंग्लैंड को हराया, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, इसमें देखिए कहता है ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में खेले गए, और ये भी देखिएगा ये मैच कहाँ खेला गया, तो सिडनी में खेला गया। अधिकतर मैच सिडनी में खेला जाता है। सिडनी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए कहता है कि खेले गए महिला फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने किसको, तो इंग्लैंड को कितना से, तो 1-0 से हरा कर पहली बार यह कप जीता है। पहली बार जब कप की बात हो, याद रखिएगा एक और तरीका होता है, जब विश्व में पहला, भारत में पहला, बिहार में पहला या कोई भी काम पहला, तो समझिए कि आपसे BPSC ये प्रश्न निश्चित तौर पे पूछेगा ही पूछेगा। तो याद रखिएगा कौन सा, तो स्पेन ने यह खिताब पहली बार जीता है। किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के। इसलिए यह याद रखिएगा कौन सा गेम है, तो यहाँ रखिए फीफा वर्ल्ड वुमेन कप हो जाता है महिलाओं का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है 10 सितंबर 2023 को साउथम्प्टन यूके से कौन सी परंपरागत समुद्री नौका रेस प्रारंभ हो रही है। ठीक है, कहाँ से, तो यूनाइटेड किंगडम से हो जाता है। कहता है कि 10 सितंबर 2023 को साउथम्प्टन यूके से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से कौन सी परंपरागत समुद्री नौका रेस प्रारंभ हुआ है, तो याद रखिए इसको ओशन ग्लोब रेस कहा जाता है। कौन सा, तो देखिए ओशन ग्लोब रेस कहा जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है सॉरी, कौन हो जाता है, ओशन ग्लोब रेस हो जाता है। अब देखिए सवाल पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील, अफ़गानिस्तान, जापान, भारत आदि 23 देशों के 218 नाविक इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन देश शामिल हो रहे हैं, तो याद रखिएगा इसमें कहता है कि ब्राज़ील, अफ़गानिस्तान, जापान, भारत आदि के 23 देशों के कितना, तो देश इसमें शामिल हो रहा है 23। और सदस्यों की संख्या देखिए कितने नाविक शामिल हो रहे हैं, तो 218 नाविक जो हैं इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल सब कोई जानता होगा, 12 नंबर, और ये बहुत ही VVI हो जाता है। यहाँ पे देखिए कहता है कि G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कब, तो 9 और 10 सितंबर 2023 को कहते हैं कहाँ आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हो जाता है, स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, तो नई दिल्ली में कौन सा, तो स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहीं पे इसका G20 का आयोजन किया गया 9 और 10 सितंबर 2023 को। कहाँ, तो भारत में इसे पहली बार मिला अध्यक्षता करने को, और यह 18वां क्या किया था, क्रम में 18वां G20 था, और इसकी अध्यक्षता भारत को मिला। अगला देखिए कहता है यहाँ पे कि G20 सम्मेलन का लोगो भारत तथा थीम वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। ठीक है,
याद रखिएगा, G20 सम्मेलन का लोगो भारत तथा थीम वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इसमें 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन सम्मिलित हैं। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि बेलारूस की लोकतंत्र समर्थक किस विपक्षी महिला नेता को, ठीक है, क्या कहता है कि बेलारूस की लोकतंत्र समर्थक किस विपक्षी महिला नेता को स्वीडन के अन्ना लिंग की याद में स्थापित अधिकार प्राइज देने की, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए ये लिखा है यहाँ पे, अधिकार प्राइज देने की घोषणा 9 अगस्त 2023 को किया गया। इनका नाम क्या हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है स्वेतलाना तिखानोवस्कावा नाम रहता है इनका। ठीक है, क्या नाम रहता है, स्वेतलाना तिखानोवस्काया नाम रहता है। ठीक है, याद रखिए। कहता है यहाँ पे कि 1 लाख स्वीडेन्स क्रोनर का अन्ना लिंग प्राइज बेलारूस से बाहर निर्वासन में रह रही स्वेतलाना को अन्याय और दमन के विरोध में कार्य करने के लिए क्या किया गया, प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा और हमारा ये लास्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए कहता है कि अमेजन के जंगलों के वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये आयोजन की बात करें तो ये बेलेम में हो जाता है, बेलेम में होता है। और बेलेम कहाँ पे है, तो ब्राज़ील में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अमेजन के जंगलों का जो अमेजन बेसिन अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है तो इसी जंगलों से होती है, इसलिए इसको ऑक्सीजन का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए कहता है कि कहाँ पे हुआ, तो ये देखिए बेलेम में हो जाता है। बेलेम कहाँ पे है, तो ब्राज़ील हो जाता है। अगला देखिए कहता है कि अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 8 देशों, कौन सा, तो बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुआना, पेरू, सूरिनाम, वेनेजुएला का संगठन है जिसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्र का संरक्षण एवं सतत विकास करना है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा सकता है कि ठीक है, ये वेनेजुएला सहित 8 देश, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कितने देशों का यह एक संगठन है, तो इसमें 8 देश शामिल हैं। अगर हो सके तो अगर आप मैप पढ़ेंगे, एटलस अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका के टोटल कंट्री को अगर देख लेंगे, उसका राज्य और राजधानी, ठीक है, तो यहाँ से निश्चित तौर पे बीपीएससी के द्वारा 1-2 प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगभग 8 दशकों के बाद किस ट्रॉपिकल हैरिकेन ने अगस्त 2023 में तबाही मचाई थी। कौन हो जाता है, हिलेरी हो जाएगा। क्या नाम रहता है, हिलेरी नाम होता है। तूफान हिलेरी कैटेगरी 4 का हैरिकेन है जिसने मैक्सिको में नुकसान करने के बाद दक्षिण कैलिफोर्निया में 20 अगस्त को क्या किया, भारी बारिश और तेज हवाओं से तबाही मचाई थी। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा अक्टूबर 2023 का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग बारी से जो भी है कोशिश करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आपके साथ रिवीजन कराया जा सके। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, हम फर्स्ट एंड लास्ट आपको आज ही कोशिश हम करेंगे कि एक सेट हम प्रैक्टिस करें, साथ में हम लोग करेंगे और मूल्यांकन आप करेंगे ज़रूर कि आपने इसमें कितना अच्छा बनाया, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इस सेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।